हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 17। कानपुर की सड़कों पर गोलू आगे और यादव जी की भैंसियां उनके पीछे भाग रही थी। गोलू ने भी बैठे बिठाए नई मुसीबत मोल ले ली। वह घबराहट में बस भागे जा रहा था। सभी तमाशा देख रहे थे। भागते भागते गोलू थोड़ा आगे निकल आया। उसने पलट कर देखा, भैंस उसके पीछे नहीं थी। तो गोलू सड़क के बीचों बीच रुका और अपना पेट पकड़कर हांफने लगा। उसने हांफते हुए अपना एक हाथ सीने पर रखा और कहा, साला हो ना हो, हमका फूफा की बद्दुआ लगी है। एक के बाद एक चक्कर में पड़े ही जा रहे हैं हम। अरे गोलू, का हुआ? हाफ कह रहे हो? वहां से गुजरते केशव पंडित ने गोलू के पास रुककर कहा। मैराथन में भाग लिए है, गोलू ने हांफते हुए कहा। मैराथन में? केशव पंडित ने हैरानी से पूछा। तभी गोलू के कानों में यादव जी की भैंस की आवाज पड़ी और गोलू ने रोनी सी सूरत बनाकर पीछे देखा। भैंस पूरे गुस्से में गोलू को मारने आ रही थी। अबे भागो पंडित, गोलू ने कहा तो केशव पंडित भी उसके साथ भागने लगा। केशव पंडित अपनी धोती संभाले आगे और गोलू उसके पीछे और यादव जी की भैंस उन दोनों के पीछे, जबकि केशव पंडित को समझ ही नहीं आया कि गोलू के साथ साथ वे क्यों भाग रहे हैं। भागते भागते केशव पंडित उलझकर गिरे और सामने से गुजरते ऑटो के डंडे को पकड़ लिया। उनके गिरने से गोलू भी लड़खड़ा कर उनके ऊपर ही आ गिरा, लेकिन उसके हाथ में आए केशव पंडित के पैर। ऑटो वाला मस्ती में कानों में ईयरफोन लगाए अपना ऑटो चला रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके ऑटो के पीछे दो लोग लटके हुए हैं। केशव पंडित और गोलू दोनों ऑटो के साथ साथ पूरे कानपुर की सड़क पर घसीटे जा रहे थे। अरे गोलू छोड़ो, क्या कर रहे हो? हमारी धोती खुल जाएगी, केशव पंडित ने चिल्लाकर कहा। अरे पंडित, धोती खुले चाहे कुर्ता फटे, हम ना छोड़ी है। दिखाई नहीं देता मौत हमारे पीछे है, गोलू ने भी ऊंची आवाज में कहा। अरे लेकिन ये यादव जी की भैंस तुम्हारे पीछे काहे पड़ी है? केशव पंडित ने पूछा। कहा है कि उनको मोहब्बत हो गई है हमसे, अब हमरे प्यार में अपनी जान देना चाहती है वो, गोलू ने चिढ़ते हुए कहा। का किस्मत पाए हो गोलू, मतलब मोहल्ले की सबसे सुंदर कन्या भी तुम्हारी और भैंसिया भी तुम्हारी, केशव पंडित ने कहा। पंडित ज्यादा बको ना, वरना यही धोती तुम्हारे गले में डाल के फांसी लगाई देंगे तुमको। तुम लिखे थे ना साले हमारी कुंडली, तो कब भांग खा के लिखे रहे? कुछ ढंग का ना लिख सके हो माँ, गोलू ने खींचते हुए कहा। गोलू जी, रंगबाजी और गुंडाई छोड़ दो ना तो जिंदगी सुधर जाई है तुम्हारी, पर ना बड़ों का अपमान करो और छोटों के साथ गुंडाई करो, जैसा भी इसी का नतीजा है। और तुम्हारे साथ साथ हम भी फंस गए। हमारी धोती छोड़ो। ए गोलू निकल रही है, कहते हुए केशव पंडित चिल्लाया। गोलू ने देखा केशव पंडित धारी वाले कच्छे में ऑटो के साथ आगे निकल गए और उसकी धोती गोलू के हाथों में वही रह गई। गोलू ने महसूस किया कि वह आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, वही अटक गया है। तो वह खुद में बड़बड़ाते हुए पलटा। साला हमो आगे कहाँ है? नहीं ए मैया, मौसी हमो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, अरे गंगा मैया की कसम, हमो कुछो ना किए हैं, हमका माफी दे दो कसम से, आज के बाद तुम्हारी ब्यूटी के लिए कुछो ना कहेंगे। गोलू के पीछे यादव जी की भैंस खड़ी थी और उसी ने गोलू को रोक रखा था। गोलू को गिड़गिड़ाते देखकर भैंस कुछ कदम पीछे खिसक गई। गोलू को लगा कि भैंस ने उसे माफ कर दिया, तो वह बेचारा जैसे ही जमीन पर पड़ा था वैसे ही पलटकर घुटनों के बल आगे बढ़ा। अब देखो, इंसान हो या जानवर, बदला तो बदला होता है। यादव जी की भैंस ने आगे बढ़कर ऐसी जोरदार लात मारी गोलू की तशरीफ पर कि हमारे गोलू महाराज हवा में। आगे वाली गली में किसी की मौत हो गई थी। घर के बाहर उसी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। उछलकर गोलू सीधा आकर गिरा उस अर्थी पर, और ऐसा गिरा कि बेचारा उठ ही नहीं पाया। उसकी कमर की बैंड जो बच चुकी थी। शर्मा जी का घर कानपुर। ए जी, पिंकिया के पापा, हमो भी तुम्हारे साथ चले का? शर्माइन ने कहा। वो आदमी के घर तुमको लेकर नहीं जा सकते। वैसे भी हम वहां दामाद जी की शिकायत करने जा रहे हैं, रिश्ता लेकर नहीं, शर्मा जी ने बिफरते हुए कहा। वे सुबह से गोलू पर गुस्सा थे। ठीक है, लेकिन एक अनजान आदमी के साथ हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, शर्माइन ने कहा। शर्मा जी ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ, हम रास्ते में तुमको अपनी मौसी के यहाँ छोड़ देंगे। और गुड्डू के फूफा जी? शर्माइन ने पूछा। उनको यहीं रहने दो, कम से कम गुप्ता जी के बेटे के कारनामे खुद अपनी आंखों से तो देखें,
कसम से शादी के पहले तो उन्होंने हमारे नाक में दम कर ही रखा था, शादी के बाद तो हद कर दी। कहते हुए शर्मा जी बाहर निकल गए और शर्माइन भी घर को लॉक कर उनके पीछे बाहर चली आई। स्टोर रूम में कुर्सी पर बंधे फूफा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर कोशिश करने के बाद वे अपने हाथ खोलने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने हाथों की रस्सी खोली और फिर मुंह पर बंधी बनियान हटाकर एक गहरी सांस ली और कहा, तुमका तो हमऊ ना छोड़ी है गोलू, तुमऊ सांप की बिल में हाथ जो डाले हो, ई की भरपाई करनी पड़ी है तो पे। फूफा ने खुद को रस्सी से आजाद किया और उठकर जैसे ही दरवाजे के पास आया, उन्होंने देखा दरवाजा बाहर से बंद है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खोलता भी कौन? शर्मा जी और शर्माइन तो अपने घर से जा चुके थे। निराश होकर फूफा वापस कुर्सी की तरफ चला आया और खुद से कहा, एक काम करते हैं, राजकुमारी को फोन करके सब बता देते हैं, वो आकर हमका यहाँ से ले जाएगी। कहते हुए फूफा ने जैसे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, फोन जेब में नहीं था। फूफा ने दूसरी जेब में देखा, उसमें भी नहीं था। फूफा ने झंझलाकर अपना हाथ झटका और कहा, लगता है हमारा फोन कहीं गिर गया है, अब राजकुमारी से बात कैसे करें। इट्ठो काम करते हैं, गोलू वापस आए उससे पहले यहाँ से भाग जाते हैं। फूफा स्टोर रूम से निकलने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी और फूफा की आंखें चमक उठी। फूफा खिड़की के पास आए और खिड़की खोलकर बाहर निकलने लगे, लेकिन हट्टे कट्टे होने की वजह से फूफा खिड़की में फंस गए। फूफा बस खिड़की से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे। अब जिस लोहे के पेन से गोलू की किस्मत लिखी गई है, उसी पेन से शायद फूफा ने भी अपनी किस्मत खुद लिखी थी। जब फूफा खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त शर्मा जी की पड़ोसन ने उन्हें देख लिया और चोर समझ लिया। शर्मा जी के घर पर ताला लगा था, वे लोग घर पर नहीं थे। ये समझकर उन्होंने होशियारी दिखाई, चिल्लाई नहीं बल्कि अंदर गई और पुलिस को फोन कर दिया। जैसे तैसे करके फूफा ने खिड़की से खुद को निकाला और शर्मा जी के घर के आंगन में आ गिरे। कचरे की गाड़ी में फेंके जाने की वजह से फूफा के हाथ पैरों पर गंदगी लगी हुई थी। फूफा ने आंगन में लगे नल से अपने हाथ पैर धोए और फिर मुंह धोने लगे। उन्होंने अपना मुंह पोंछा। भूख भी लगी थी, लेकिन पहले यहां से निकलना बहुत जरूरी था। मेन गेट तो लॉक था, इसलिए फूफा चढ़े दीवार पर और जैसे ही नीचे कूदे, अपने सामने खड़ी पुलिस को देखकर घबराए और वापस दीवार पर चढ़ने लगे। लेकिन थानेदार ने उन्हें धर लिया और कहा, का बे, कितने दिनों हुए कानपुर में गुंडाई करते। अच्छा, ये वही थानेदार था जो सुबह बुआ के फोन करने पर मिश्रा जी के घर आया था, लेकिन इसने फूफा को देखा नहीं था। ना ही मिश्रा जी ने फूफा की तस्वीर और जानकारी देकर किसी को पुलिस स्टेशन भेजा था। अरे थानेदार साहब, आप हमका गलत, फूफा जी ने कहा, लेकिन थानेदार ने उनकी एक बात नहीं सुनी और कहा, ए डालो रे इसको जीप में, चोरी करेंगे, गुंडे बनेंगे। सुलेमान शक्ति नाम है हमाओ, हमारे सामने बड़े बड़े गुंडे भी ना पानी भरते हैं। थानेदार ने कहा, हमका जीप में डाल दो, ये ठीक है, पर जो कंफ्यूज करने वाले नाम काहे रखे हो। फूफा ने थानेदार का नाम सुनकर कहा। फूफा थानेदार के पास आया और कहा है कि हमरे अम्मा बाबूजी ना इंटरकास्ट मैरिज किए थे। हमारी अम्मा शबनम बानो और पिताजी मूलचंद जुलाहा, तो हम उनकी देन है। वैसे एक तो बात बताओ, ये उम्र माँ साला चोरी करते शर्म नहीं आती, वो भी दिन दहाड़े। ए थानेदार बाबू, तुमका पता चली ना कि हमारा साला कौन है, यही पेंट माँ मुँह दी हो हमरे सामने। फूफा जी ने अपने साले मिश्रा जी की धौंस दिखाकर कहा। फूफा की धमकी सुनकर थानेदार पलटा और कहा, ए तिवारी, जीप में डालो इनको और इनके बाद साले को भी धर लो। फूफा जी हक्के बक्के रह गए। थानेदार तो बहुत बहादुर निकला। पुलिस फूफा को उठाकर ले गई। मिश्रा जी का घर बनारस। मिश्रा जी को फूफा से बात करने बाहर जाना था, लेकिन जाए किस बहाने। अभी एक दिन पहले ही उनकी अम्मा गुजरी है। ऐसे में घर से बाहर जाना मतलब मोहल्ले में चार बातें बनना। मिश्रा जी ने गोलू को फोन लगाया, लेकिन गोलू ने फोन नहीं उठाया। बेचारा उठाता भी कैसे, वह तो खुद घर से गायब था। जी गोलू फोन काहे नहीं उठा रहा, मिश्रा जी बड़बड़ाए। तभी गुड्डू उनके लिए चाय लेकर आया और कहा, पिताजी चाय। मिश्रा जी ने चाय का कप लिया तो गुड्डू ने उनकी उदासी देखकर कहा,
क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो बस आदर्श बाबू को लेकर थोड़ा परेशान है, मिश्रा जी ने कहा। पिताजी को अगर बताया कि हम बीती रात फूफा से मिले थे और हमने गोलू से कहा था उन्हें घर छोड़ने को? नहीं, ऐसा कहा तो पिताजी फिर गोलू पर गुस्सा करेंगे। वैसे भी आजकल गोलू कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा है, गुड्डू ने मन ही मन कहा। आप चिंता काहे करते हैं, आ जाएंगे फूफा, आप कहो तो हम जाकर देखें, गुड्डू ने कहा। नहीं, तुम नहीं, हमने गोलू को कहा है ढूंढने को, मिश्रा जी ने कहा। कमाल करते हैं पिताजी भी, चोर को ही रखवाली करने भेज दिए, बस गोलू कोई गड़बड़ ना करे, गुड्डू ने फिर मन ही मन कहा। मिश्रा जी की खामोशी से अपनी चाय पीने लगे तो गुड्डू वहां से चला गया और अंदर आकर भुआ को ढूंढने लगा। आंगन में बैठी भुआ गुड्डू को मिल गई तो गुड्डू उनके पास आया और उनको साइड मिलाकर कहा, ए भुआ, तुम्हारी आखिरी बार फूफा से बात कब हुई थी? का आखिरी बार? जे का मतलब तुम्हारे फूफा ही दुनिया में? कहते हुए भुआ ने जैसे अपने हाथों को अपनी छाती पर मारना चाहा, गुड्डू ने बीच में ही उनके हाथों को रोककर कहा, जिंदा है फूफा, और तुम का पूरी बात सुने बिना चूड़ियां तोड़ने लग जाती हो अपनी? हाँ? भुआ खिसियाकर मुस्कुराई तो गुड्डू ने धीमे स्वर में कहा, हम जा रहे हैं फूफा को ढूंढने, तुम पिताजी से ना कहना, ठीक है? और जैसे ही फूफा मिले फोन करेंगे तुमको, समझाना उन्हें कि बिना कोनो तमाशा किए घर आ जाए, ठीक है? ठीक है, भुआ जी ने कहा। गुड्डू ने एक गहरी सांस ली और वहां से जाने के लिए बढ़ गया। तभी भुआ ने कहा, ए गुड्डुआ सुनो। का? गुड्डू ने पलटकर कहा, जरा प्यार से बात करना, का है थोड़े नाजुक दिल के हैं, भुआ ने कहा। गुड्डू ने हामी में गर्दन हिलाई और आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा हुआ बूढ़ा चल बसी, जो सब तमाशे देखती ना तो सोच सोच के मर जाती। भैंस की मार से गोलू जिस अर्थी पर आकर गिरा था उसके आसपास लोग इकट्ठा हो गए। औरतों ने रोना बंद कर दिया और सभी हैरानी से अर्थी पर पड़े गोलू को देखने लगे। गोलू को कोई पहचान भी लेता, लेकिन सड़क पर घसीटने की वजह से उसके मुंह पर कीचड़ मिट्टी सब कुछ लग चुका था। अरे कोनो पानी लेकर आओ, इनका मुंह पर पानी डालो ताकि होश आए इनको, गोलू के बगल में खड़े आदमी ने कहा। अरे पानी आए तब तक जे छाछ ही डाल दो, दूसरे आदमी ने कहा। अरे पानी की जगह तो पानी काम करेगा ना, पानी लेकर आओ जल्दी, एक बुजुर्ग औरत ने कहा। अरे पानी छोड़ो भैया, 2 घूंट चाय के डाल दो, पोपली औरत ने गोलू की तरफ आते हुए कहा। गोलू जो अब तक सब सुन रहा था उठा और मरे हुए स्वर में कहा, अरे कोई बेचारी बुढ़िया की भी सुन लो। गोलू को उठते देखकर आधे लोग तो डरकर भाग गए, बाकी आधे पीछे हटे और एक आदमी ने कहा, अरे जे तो जिंदा है। गोलू ने आदमी की तरफ देखा और कहा, हमाऊ तो जिंदा है भैया, पर हमाऊ हौसला मर चुका है। कहते हुए गोलू आसमान में देखा और कहा, हमको माफ कर देना मिश्रा जी, हमसे ना हो पाएगा। कहकर गोलू फिर अर्थी पर जा गिरा और इस बार सच में उसकी आंखें बंद हो गई। ना 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 ना, गोलू मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है, वो भी यादव जी की भैंस की मार से। तो ये था मनमर्जियां भाग 17। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आजकल डिप्रेशन में रहते हैं, ताकि उनका डिप्रेशन थोड़ा कम हो। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने घर वालों से भी करवाएं। आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझ गरीब की थोड़ी मदद हो जाएगी, प्लीज़। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।